नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसे राष्ट्रपति चुनावों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की भी, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने आज नामांकन कर दिया है और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उसे लेकर कहा जा रहा है कि आप अंदाजा लगाइए कि एनडीए कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। सही, बहुत धन्यवाद शशि जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पीएफआई के बारे में हम आपको बताएंगे। दरभंगा में पुलिस एक्शन के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। सवालों के घेरे में है ये संगठन। अर्पिता जी बिल्कुल, और बताएंगे आपको कि कहां हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितने लोग उसमें लोगों की गई है जान, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शुरुआत जरा उसके साथ कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। अब खबर ये है, वाशिम में मुस्लिम छात्राओं के गंभीर आरोप लगे। उन्होंने ये कहा कि बकायदा जब वो एग्जाम देने पहुंची हैं तो उनके बुर्के को हटाने की कोशिश हुई है। नीट परीक्षा के दौरान जबरन उनके हिजाब को उतरवाया गया है। नीट परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राओं का ये आरोप है कि कैंची से काटने तक की धमकी उनको दी गई कि उनके बुर्के को कैंची से काट दी जाएगी, जिसके बाद हंगामा खूब हुआ। वहां पर जो परिजन है छात्राओं के वो वहां पहुंच गए, जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने इसको लेकर नाराजगी जताई है, साथ ही साथ शिकायत भी दर्ज करा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वाशिम में मुस्लिम छात्राओं के गंभीर आरोप। मेरी बच्ची 16 साल की मेरे सामने अगर इसकी नहीं आती है, तुमने यहाँ लगा उतारा उनका, वो बच्ची का मेंटलिटी क्या है? वापस से पिनाई भी नहीं, वो लड़की के मेरी बच्ची 16 साल की मेरे सामने अगर इसकी नहीं आती है, तुमने यहाँ लगा उतारा उनका, वो बच्ची का मेंटलिटी क्या है? वापस से पिनाई भी नहीं, वो लड़की के नीट का एग्जाम था जिसके लिए हम वाशिम सेंटर मिला था, तो हम वाशिम में गोटे कॉलेज में आए तो उन्होंने मतलब बाहर से ही हमको वापस कर दिया। पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्खा उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको क्या मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्खा भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल्ली बात कर रहे थे उन्होंने। आज नीट का बच्चों का एग्ज़ाम था और हमारे बच्ची के लिए जो सेंटर आया था वह है मातोश्री गोटे कॉलेज, शांताबाई गोटे कॉलेज। वहाँ हमने पहुँचे तो बच्ची को एंटर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को देखो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है, हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हमने जो सारथी मैडम से जो व्यक्ति आए थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो गोटे कॉलेज पर होने की बात बताई, वहीं हमने जाकर कंप्लेंट दिया। लिहाजा मुझे प्रशासन से ये विनती है कि इन जो मनमानी जो रूल बनाए जा रहे हैं कॉलेज के विरुद्ध, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो हिजाब और बुर्का उतरवाने को लेकर अब कॉलेज में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जो परिजन हैं वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मुस्तफा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, जरा बताइए कि जो कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था, अब जब महाराष्ट्र तक पहुंचा है तो इस विवाद की मूल वजह इस बार क्या रही? क्योंकि जो छात्रा है वो तो कई तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन शासन, प्रशासन, स्कूल प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है? क्या है ये पूरा विवाद? जी बिल्कुल, बताया ऐसा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि नीट का एग्जाम देने की छात्राएं आई हुई थी और एक तरह से एक एसओपी फॉलो किया जा रहा था कि किसी भी, आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरीफाई करना या चीटिंग ना हो, उस चीज को लेकर के जो उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए उसका कोड का पालन किया जाना, ये सारी चीजों को लेकर के उनकी तलाशी ली गई। उनको हिजाब उतारने के लिए कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कर्नाटक में हुआ था वैसे अब महाराष्ट्र में भी ये चीज एक कॉन्ट्रोवर्शियल बनती नजर आ रही है, क्योंकि शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है वाशिम में, जहाँ से इंसिडेंट सामने आ रहा है कि वाशिम में छात्राओं को बुर्का उठाने को कहा गया और इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनके जो परिजन है वो भी
बात को लेकर के नाराज है। अब देखना ही होगा कि इसमें प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स होता है, राज्य सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है, और दूसरी ओर जो रूल बुक है वो क्या कहती है, क्या नीट के एग्जाम के दौरान किसी तरीके का हिजाब या बुर्का पहनना अलाउड है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। शशि, बिल्कुल, अब हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ के बारे में, क्योंकि बारिश और बाढ़ ने जीवन मुहाल कर रखा है। तो बाढ़ और बारिश ने हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है। नर्मदा नदी में जो बस गिरी है उसमें 13 लोगों की जान चली गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर रहे होंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अलग अलग जगहों पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, धार की तस्वीरें हैं, वाकई में दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। 13 यात्रियों की मौत की खबर है। कई लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है क्योंकि अभी कई सारे लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। रेलिंग तोड़कर ये जो बस है वो नदी में जा गिरी थी और 13 लाशों को इस दौरान, रेस्क्यू के दौरान बाहर निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से दुखद हादसा हुआ है। तो वाकई में तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। 13 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं सईद, और अभी बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर हैं, आप पूछे क्या हाल है। और शशि जी, यही सबसे गंभीर बात है, जो लोग लापता हैं उसमें बच्चे भी बहुत सारे हैं। हम सीधे लिए चलते हैं धार। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे वहां पर पहुंच चुके हैं। वरुण, 50 से 55 लोग इस बस में सवार थे, बच्चे भी थे, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस समय की स्थिति क्या है और इन लोगों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस समय, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे होंगे। ऊपर की तरफ अगर आप पुलिया पे देखेंगे तो वहीं से बस जो है वो रेलिंग तोड़ के नीचे की तरफ गिरी थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोशिश ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो मिसिंग है उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर करीब 3 से ज्यादा टीमें जो एसडीआरएफ की हैं वो मौजूद हैं, एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग तरीके से लगातार जो है वो 3 हिस्सों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखेंगे पहली बोट आपको नजर आ रही होगी, उसके बाद दूसरी बोट आपको दूसरी तरफ, और तीसरी बोट सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। यानी कि बहाव के चलते अगर कोई आगे निकल गया है या फिर वहीं पे रुका हुआ है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी कोशिश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की ये जरूर है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। वरुण, अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई है, वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल हमारा भी है। 50 से 55 लोग बताए जा रहे थे, क्या ये तय हो पाया है कि कितने लोग सवार थे, कितने सुरक्षित बच गए हैं और कितने लापता हैं? अर्पिता जी। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जरा ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग महाराष्ट्र के भी हैं, कुछ लोग वहां के भी हैं, इंदौर के भी, तो क्या संख्या पता चल पाई? देखिए, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इंदौर से पुणे ये बस जारी थी, ऐसे में ये कहा जा रहा है करीब 45 से 50 लोग इसमें सवार थे, लेकिन अभी तक बहुत सारे क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बसेस में अमूमन जो होता है वो रास्ते से कई बार जो है वो यात्रियों को भर लिया जाता है या बस स्टॉप से भर लिया जाता है, इसलिए आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि कितने बस में सवार थे या फिर कितने नहीं थे। अब तक जो 13 करीब शव निकाले जा चुके हैं, बाकी लोग मिसिंग हैं यहाँ पर, तो इसलिए संख्या का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें कई सारे लोग इंदौर
से हैं और कई सारे लोग महाराष्ट्र से हैं। खुद जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जो है एकनाथ शिंदे से बातचीत करी है और तमाम लोग जो मिसिंग हैं उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करी है। जैसे जैसे लगातार जो है वो फोन कॉल्स के जरिए, हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए परिजन संपर्क कर रहे हैं, उससे जानकारी भी इकट्ठी हो पा रही है कि आखिर कौन कौन लोग मिसिंग हैं। तो ये लगातार ऑपरेशन जरूर चल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने कही अर्पिता बात की, कौन लोग हैं, कहाँ से मिसिंग, कहाँ से वरुण, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जानकारी हासिल करना, फिर उनको ढूंढना, फिर पहचान करना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल वरुण, एक सवाल बड़ा ये है कि अब से थोड़ी देर मैं पहले सुन पा रहा हूं। मध्य प्रदेश के हमारे स्थानीय संवाददाता थे, वो ये बता रहे थे कि वहां के आईजी का बयान सामने आया है और ये कहा है कि बस में केवल 13 लोग सवार थे। जो नरोत्तम मिश्रा ने सुबह कहा था 55 से 50 लोग सवार थे, वो बात शायद गलत थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने लोगों को निकाला गया है वो सभी मृत हैं, सभी के 13 जो थे वो मृत पाए गए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर क्या कोई नई अपडेट आपके पास? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कई बार ऐसी बसें, क्योंकि लोकल बसेस होती हैं और जब ये चलती हैं तो इसमें कई बार सवारी बीच से चढ़ जाती है, कई बार बस स्टॉप पे चढ़ती है, इसलिए अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है फिलहाल कि कितने लोग सवार होंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, 13 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। अगर एसडीआरएफ की मुताबिक बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी लोग मिसिंग हैं। कितने लोग मिसिंग है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन 3 चरणों में चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ, अगर बहाव की वजह से कोई जो है वो आगे की तरफ निकल गया है तो आगे की तरफ आपको एक एसडीआरएफ की बोट नजर आ रही होगी। लगातार जो है गोताखोर डुबकी लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी डूबे हुए हैं उनको निकाला जाए। तो ये इस प्रकार का ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि मौसम अगर साथ दे तो ऑपरेशन बहुत जल्द सही और तरीके से निपट सकता है, लेकिन अगर मौसम साथ नहीं दे रहा है तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में उतनी ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी। आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा का बहाव बेहद तेज है और लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाढ़ की दिक्कतें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, इसी वजह से आप मान सकते हैं कि फिलहाल इस ऑपरेशन को खत्म होने में टाइम जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये स्पष्ट है कि पहले प्रायोरिटी वो है कि किस तरीके से जो लोग मिसिंग हैं उनकी पहचान की जा सके, ये तय किया जा सके कि आखिर कौन कौन लोग मिसिंग हैं और उनको रिकवर किया सके। बिल्कुल वरुण, बने रहे आप हमारे साथ और अब हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे के बाद क्या कहा है। सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 सब निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वरुण, जानना ये चाहते हैं कि क्या ये साफ हो पाया है कि कितना समय और रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में लगेगा, क्योंकि बारिश लगातार बाधा बन रही है इस रेस्क्यू को आगे चलाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर मुसीबतें और मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। आप देखेंगे तो बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किलात भरा हो चुका है, क्योंकि बारिश के बाद बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और शायद यही वजह है कि लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर मौजूद है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि बचाव कार्य को जल्द से जल्द संपन्न किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। लेकिन क्योंकि बहाव बहुत तेज है, इस बहाव में गोते लगाना, इस बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना निश्चित तौर पर परेशानी भरा हो सकता है और हो भी रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो, मैंने पहले भी बताया कि 4 चरणों में यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। कोशिश की जा रही है गोताखोरों के जरिए। करीब 11 से ज्यादा 12 गोताखोर यहाँ पर जो है वो इस समय नदी में गोता लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। तो लगातार कोशिश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की ये है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर पिता, बारिश बाधा है, बाढ़ का पानी जो है वो लगातार यहाँ पर नर्मदा में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और जिस तरीके से बहाव है वो बहाव समझाता है कि फिलहाल इस ऑपरेशन को पूरा करने में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी।
जाएगी। एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो रेलिंग आपको टूटी हुई नजर आ रही होगी, वहीं से बस जो है वो सीधे नदी में गिरी थी और करीब 10:30 बजे का ये हादसा है। और उसके बाद लगातार जो है वो पहले बस को निकाला गया और बस को निकालने के साथ साथ करीब 13 शव जो है यहाँ से निकाले जा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग अब मिसिंग की बात की जा रही है, उन मिसिंग को ढूंढने के लिए लगातार जो है बचाव कार्य यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और क्या कुछ ऐसा भी हुए कि कुछ किलोमीटर आगे जाकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाकर भी वहां पर भी कुछ रेस्क्यू चल रहा हो या वहां पर भी तलाश चल रही हो, कोई जानकारी इस तरह की आपको मिल पाई है? देखिए, इस प्रकार के निश्चित तौर पर सही, इस प्रकार के ऑपरेशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन 500 मीटर के दायरे में ही लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि वो पहली बोट दूसरी बोट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और दूसरी बोट तीसरी बोट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। एक बोट बीच में आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसे में ये ऑपरेशन जो चलते हैं वो करीब 500 मीटर के दायरे में सबसे पहले चलाए जाते हैं। जब आधा 1 घंटा 2 घंटे हो जाते हैं और लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद फिर ये ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है और करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जो है वो सर्च ऑपरेशन नदी के अंदर कराए जाते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का, जिस प्रकार के नदी में ऑपरेशन किए जाते हैं कि पहले जो आसपास का इलाका है जहां पर हादसा हुआ है उस ऑपरेशन को वहीं पर सीमित किया जाए और उसके बाद अगर 2 घंटे तक बहुत ज्यादा सफलता या फिर इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती कि रेस्क्यू नहीं हो पाता, तो फिर आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फिलहाल अभी कोशिश यहाँ पर जो है जो टीम्स हैं, बचाव दल हैं, उनकी यही है कि वो 500 मीटर के दायरे में फिलहाल बचाव कार्य को करें और उसके बाद अगर लगता है कि यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बन रही है तो फिर ये दायरा जो है वो करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में पहुंचाया जाएगा। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे एक ब्रिज आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिज फर्स्ट ब्रिज है और दूसरा ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्रिज में असल में होता क्या है कि अमूमन जाल पड़े हुए होते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई बहाव होता है या कोई व्यक्ति बह के जाता है तो उस जाल में फंसने की संभावनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में वो जो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा, वहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचने में हो सकता है कि 1 से 2 घंटे और लगे। लेकिन हाँ, फिलहाल सामने की तरफ आप देख रहे हैं अभी बचाव कार्य जो है वो 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। जी सही। वरुण, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दे दिए गए हैं। हादसा कैसे हुआ, किसी का बयान अभी तक दर्ज हुआ है या जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनसे बात हो पाई है कि वजह क्या रही हादसे की? तो ये जरा वरुण का रुख करूं, एक बार जरा ही जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बस जो है ये अचानक से इस पुल से नीचे गिरती है। नर्मदा में वैसे भी उफान की स्थिति बनी हुई है, बावजूद इसके वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। अब दिक्कत यहाँ पर 2-3 आ रही थी। एक तो बारिश की वजह से रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, साथ ही साथ ये बस जो है वो छत के बल नीचे गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, गंभीर हालत में जख्मी हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी इसको लेकर भी सस्पेंस है कि आखिरकार कितने लोग उस बस में उस वक्त मौजूद थे। हालांकि जानकारी यह है कुछ लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, कुछ और वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल के ऊपर आप देखिए, ये जो बस है इसको निकाल दिया गया है। पाक टेरर कनेक्शन में पकड़ा गया दानिश का मोबाइल जो है खंगाला जा रहा है, उसके व्हाट्सएप से तमाम नंबर निकाले जा रहे हैं और ऐसा पाया जा रहा है कि बांग्लादेश से लेकर तमाम ऐसे देश हैं जहां पर उसके संपर्क लगातार बने हुए थे और इन तमाम देशों में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर ये व्यक्ति किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तो फिलहाल जो बड़ी खबर निकल कर आई है, बड़ी जानकारी निकल कर आई है, वो ये कि पटना टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए दानिश उर्फ ताहिर के पाक कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में पाक और बांग्लादेश के नंबर थे, कई एजेंसियों के रडार पर ये नंबर हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ाने की तलाश में हैं ताकि लोगों को उकसाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। तो आपको बता दें कि टेरर मॉड्यूल का पाकिस्तान के साथ सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि कितनी स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत ही प्लान वे में इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और अभी कुछ और लंबी साजिशों का लगातार अंबा लगा हुआ था, कुछ और प्लानिंग जारी थी। इसीलिए अलग अलग जगहों पर जो लोग मदद कर रहे थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उन्हें लगातार खोजा जा रहा है और तमाम सुरागों को तलाशा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में भी
ताहिर के कुछ ग्रुप्स में कई नंबर्स मिले हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन बांग्लादेश के साथ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से किस तरीके से सीधे तार जुड़े हुए हैं ये भी हमने आपको दिखाया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसी एजेंसीज भी सीधा सीधा मदद कर रही थी इन तमाम लोगों को, जिससे साफ होता है कि कितने बड़े लेवल पर ये प्लानिंग की जा रही थी। बांग्लादेश के नंबर्स की जांच हालांकि अभी लगातार जारी है, जिससे कुछ और जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का कनेक्शन सीधा सीधा सामने आ रहा है और 71 लोगों की तलाश ये लोग पहले किया करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद अपने इस ग्रुप में उन्हें शामिल कर लिया करते थे, रेडिकलाइज उन्हें किया करते थे। पाकिस्तान में बैठकर भारत के लोगों को उकसाने का काम लगातार जारी था और बहुत मुश्किल हम कहेंगे कि इनके लिए नहीं थी, क्योंकि बहुत प्लानिंग के साथ एक के बाद एक तमाम ये काम किए जा रहे थे। तो सवालों के घेरे में कई सारी चीजें हैं और आपको बता दें कि लगातार कोशिश यही है कि एक एक सुराग पर काम किया जाए, एक एक जानकारी जुटाई जाए और फिर उसके बाद आपस में उसके तार जोड़े जाए। बारिश से देश के कई हिस्से हैं जहां हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर हालात कुछ ऐसे हैं कि लैंडस्लाइड जैसे हालातों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बारिश कई जगहों पर बहुत हो रही है तो कई जगहों पर बारिश थमी है, बावजूद इसके मुसीबत थमी नहीं है। और ये आलम जो है ये किसी एक राज्य का नहीं है। आप महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड से लेकर असम देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, पहाड़ी राज्य हों या मैदानी इलाके हों, हर जगह बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप देखेंगे, समझेंगे कैसे देश में, आपको बता दें कि बारिश ने एक तरीके से जल कर्फ्यू मचा रखा है। अब देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ये रिपोर्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तस्वीरें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदी का पानी जो है वो उफान मार चुका है, सड़कें दरिया बन गई हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तो यानी कि आम इंसान हो या बीमार इंसान, इस बाढ़ बारिश ने किसी को नहीं बख्शा। बीमार लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया और जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी या तो मकान नजर आएंगे और मकान के अलावा सिर्फ पानी और पानी नजर आएगा। जल कर्फ्यू की स्थिति महाराष्ट्र में, चंद्रपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उमान नदी में उफान के बाद चिमूर के सरकारी अस्पताल में भी पानी ही पानी है। चारों तरफ सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। आपको ये भी बता दें कि चिमूर तहसील से लगे हुए जो तमाम गांव हैं वहां कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी भरा हुआ है, चाहे अस्पताल हो, मंदिर हो, हर जगह आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खाने पीने की चीजें अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। उमान नदी जो है वहां पर वो उफान पर है और इसी वजह से कई गांव का संपर्क सीधा सीधा कट चुका है। आपको कई गांव पूरी तरह से टापू बने हुए नजर आएंगे। सड़क पर पानी कैसे भरा हुआ है जरा देखिए। और लोग इन हालातों में किसी भी तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि मुश्किलें थोड़ी उनकी कम हो, एक दूसरे की मदद पहुंचाने की भी कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। तो तस्वीरें देखने के बाद कई बार ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं कुछ गांव। गांवों का संपर्क कट चुका है। अस्पताल हो या फिर मंदिर हो, हर जगह आपको पानी नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जिससे कि मुश्किलें थोड़ी कम हो। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो लोकल प्रशासन है वो तो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं रेस्क्यू के। बिल्कुल शशि जी, अगर हम महाराष्ट्र के वाशिम की बात करें तो 14 घंटों से वहां पर बारिश हो रही है और इन 14 घंटों में क्या गांव, क्या कस्बा, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। और वाशिम में जबरदस्त बारिश का ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह पानी है। जिले के कारंजा शहर का दृश्य ऐसा है कि मानो आसमान फट गया हो। कारंजा शहर की मुख्य सड़क के अलावा मालीपुरा इलाके में बाढ़ जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कारंजा शहर के एमएससीबी ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया जिसमें बिजली के 2 खंभों को अपनी चपेट में ले लिया। जिले की स्थिति देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। जिले में जबरदस्त बारिश हो रही है। तो इस समय बारिश के कारण काफी नुकसान भी यहां हुआ है और अब तक 75 मिली
सेंटीमीटर बारिश अर्पिता जी हो चुकी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ हालात यहाँ के नहीं, जहाँ आप बता रहे उत्तराखंड के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। आने वाले दिन और ज्यादा बद से बदतर हालात हो सकते हैं, क्योंकि रेड अलर्ट भी स्थिति को देखते हुए जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, अपने आवास, अपने घरों को छोड़कर। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत की टेढ़ी नजर है। नदियां उफन रही हैं, नाले गरज रहे हैं, लैंडस्लाइड ने जगह जगह रफ्तार थाम दी है, लोग जगह जगह फंसे हैं। पता नहीं कब कहां कौन सा पहाड़ दरक कर जमीन पर आ जाए और रोड से गुजर रहे लोगों की जान पर बनाए। ये छोटा सा पहाड़ी सूबा भारी बारिश और बाढ़ से पैदा मुश्किल हालात से जूझ रहा है। लोग खतरा लेकर भी पहाड़ी रास्तों को पार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने हाईवे को भी रोक दिया है। पहाड़ दरकने की वजह से चार धाम तीर्थ यात्रा पर भी असर पड़ा है, क्योंकि बार बार बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर रह रहकर लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी ये खतरा टला नहीं है। असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि उत्तराखंड पर 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। बारिश का खतरनाक दौर अभी बाकी है। आज उत्तराखंड के कई जिलों में जोरदार बारिश होगी। इसके बाद कल और परसों यानी 19 और 20 जुलाई को ज्यादा बड़ी आफत आएगी। आज खतरा नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में है, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी जोरदार बारिश होगी। इसके बाद कल और परसों ज्यादा बड़ा खतरा होगा, क्योंकि बेहद भारी बारिश की आशंका वाला रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जोरदार बारिश होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। धामी सरकार ने कई तरह के इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों के जरिए मदद भेजी है। उत्तराखंड में खतरे वाले रास्तों पर 396 जेसीबी, पोकलैंड तैनात हैं। 23 नदियों की निगरानी की जा रही है। 14 डैम पर भी नजर रखी जा रही है। 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम बना है। 300 वाटर टैंकर का इंतजाम है। सीएम धामी ने सभी डीएम और कमिश्नर को अलर्ट मोड पर रखा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। नदियों के करीब नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हर नदी बारिश के पानी के बाद उफन रही है। उत्तराखंड में बारिश का हर सीजन राहत के साथ लैंडस्लाइड और बाढ़ के रूप में आफत भी लेकर आता है। इस बार भी असली परीक्षा अभी बाकी है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो हालात उन जगहों पर ज्यादा खराब हैं जहां पर चेतावनी अलर्ट ये दिया गया है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालात वहां भी खराब हैं जहां बारिश तो थम चुकी है, लेकिन मलबा लोगों के घरों तक फैला हुआ है। और एक राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य, जहां पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले 3 दिन वहां बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की समस्याएं जो हैं उससे भी 2-4 हो रहा है। आप जरा देखिए उत्तराखंड को लेकर ये रिपोर्ट और समझिए कैसे उत्तराखंड के लिए अगले 3 दिन बहुत क्रूशियल है और वहां पर कैसे खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। ये पहला लैंडस्लाइड है जो पिथौरागढ़ में हुआ। दूसरा लैंडस्लाइड रुद्रप्रयाग का है। और इसके बाद ये तीसरा लैंडस्लाइड बागेश्वर के कपकोट इलाके में।
उत्तराखंड में इन दिनों कब कौन सा पहाड़ भर कर गिर जाए और पेड़ों के साथ चट्टानों को लेकर सीधा रोड पर आ गिरे, कोई नहीं कह सकता। 2 दिन में ये तीसरा लैंडस्लाइड था जो बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के खारबगड़ गांव में हुआ। लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि गांव के आसपास हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मी में भी हवा लगती है तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है सर। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को पहले ही बेहाल कर दिया है। रास्ते बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए, ऊपर रास्ता बुरी तरह डैमेज हुआ है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है। जरा सी चूक होने पर हादसा हो सकता है। ऐसे ही हालात उत्तराखंड की नदियों के किनारों के रास्ते की हैं। रास्तों पर पहाड़ों से आया पानी बह रहा है और इसके बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। हर जगह ऐसा ही जोखिम है। देखिए कैसे सड़क से होकर झरना नीचे नाले में गिर रहा है। बागेश्वर की बसकुना नदी सड़क पर बह रही है। बारिश होती है तो ये धार खतरनाक हो जाती है। ये पानी का जो प्रवाह देख रहे हैं ये असल में बसकुना गधेरा है, यानी कि बरसाती नदी जो पहाड़ से पानी रिसता है उसका तेज प्रवाह है। और ये बसकुना का रास्ता तो है ही, उसके साथ साथ आम लोगों के चलने का भी रास्ता है। बागेश्वर जिले से लेके कपकोट के लिए ये अहम सड़क, और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से पानी यहाँ पे जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 1 दिन में 1.5 दिन में इस इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है और उसके बाद भी पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ से पांव चल के जा पाना इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है। जरूर आपको कठिनाई होगी और गाड़ियों के लिए भी कठिनाई होती है। यानी कि जब येलो अलर्ट और रेड अलर्ट के दिन उत्तराखंड में आएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रवाह होगा पानी का और उसके साथ किस तरह से एक तरह से ये प्रकोप लेके आ सकता है मानसून का इस इलाके में। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इस लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। एसडीआरएफ, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर के हरशिला में भी भारी बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। बीआरओ की टीम लगातार सड़कों को सुधारने की कोशिश कर रही है। जब उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश होती है तो आसमान से पानी बरसता है और पहाड़ों से चट्टाने। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये जो दरवाजा है ये असल में ऊपर सिमी गांव की तरफ जाता है और 3-4 और गांवों का पैदल रास्ता यही है। और यहाँ पे जो लोकल विधायक हैं बागेश्वर के, उनका घर है। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते के हालात क्या हुए हैं। जो बरसाती नाला है, इस पहाड़ से आता हुआ पानी, उसने तबाही किस तरह की मचाई है कि बोल्डर्स, जो प्रोटेक्शन बोल्डर्स लगाए गए थे वो भी खिसक गए। असल में बागेश्वर से कपकोट के लिए ये अहम सड़क है, सप्लाई चेन है कपकोट की, और वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 30 से 40% तक डैमेज है। लेन अलग से बनाया गया और देखिए किस तरह की खाई बन गई है। उत्तर काशी में गंगा में जबरदस्त तूफान है। आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भूकटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। पहाड़ों पर नदियां हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। उत्तराखंड को अब 3 दिन तक भारी बारिश की दिक्कत झेलनी होगी। 20 जुलाई के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड के जमीनी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में स्थिति जो है वो कितनी ज्यादा भयावह हो गई है और अगले 3 दिन वहां रेड अलर्ट है। शशि, बहुत बुरा हाल है क्योंकि शुभंकर, अगर हम असम की भी बात करें तो वहां गजपति जो इलाका है उस जिले में, आपको बता दें कि ओडिशा की अब हम बात करने जा रहे हैं, ओडिशा में भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि बारिश के साथ साथ भूस्खलन लगातार जारी है और इसी वजह से वहां के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 8 गांव का संपर्क कट चुका है, लगातार बारिश हो रही है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो रास्ते बंद हो रहे हैं उन्हें भी खोलने का काम लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ और भूस्खलन से कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर जो 8 गांव हैं, जो जानकारी मिली है, वो पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। जमीनी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और मूसलाधार बारिश में यहाँ पर एक पुलिया भी बह गई है और इसीलिए लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आज सुबह को 4 बजे हमको फोन किए थे, तो फोन करके हमको बताया कि सर ऐसे हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है बोल के। उसी टाइम पे और दूसरे जगह पे भी एक कॉल आया था, तो एक आदमी पानी के स्रोत में वो चले गए बोल के एक फोन आया था, वो गाड़ी भी चलेगा बोल के ऐसा फोन आया था। तो ये मेजर केसेस बोल के हमको फोन नहीं आया था, जस्ट लैंडस्लाइड हुआ है ऐसा बोल के। तो पहले हम वहाँ गए थे, तो वहाँ से आने के बाद हम देखा कि बहुत नुकसान हुआ है। मतलब क्या है कि बादल फट गया, बादल फटने के बाद ये जो आप देख रहे हैं वो पहाड़ से लगभग कालाकोट तक 4 किलोमीटर तक ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा जितना भी जमीन जो है, जमीन ये नीचे ही पूरा अटक गया है। तो जो इलाका है पूरा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिया टूट चुकी है। अलग अलग रास्तों पर भूस्खलन की वजह से मलबा जमा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान इसलिए भी हैं कि आने जाने का रास्ता बंद है और पूरे के पूरे जो 8 गांव हैं वो पानी से घिरे हुए हैं। तो हालात आपने देखे और सबसे बुरी बात यह है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ दिन और बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। इसी वजह से जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो भी बहुत ज्यादा ठीक से 24 घंटे काम नहीं कर पाती हैं।